स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक लंबे वीकेंड के बाद बाजार के एक्शन की तैयारी करते हैं सर, और इतने सारे ट्रिगर्स हैं। कठिन काम आप करिए सर कि इसको आप 4 में कैसे नैरो डाउन करेंगे, ये बताइए। बिल्कुल, फिलहाल दीप आपके लिए मैं 4 महीने समेट रहा हूं, लेकिन ये मानकर चले 4 नहीं, आज 14 ट्रिगर हैं। ये ट्रिगर्स मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा ट्रिगर जो लंबे वीकेंड पर अमेरिका से आता हुआ दिखा, एक बार बाजार सहमे इस खबर के बाद कि ट्रंप साहब को हुआ है कोरोना और फर्स्ट लेडी को भी, लेकिन उसके बाद उनकी सेहत में सुधार के संकेत आते दिख रहे हैं। ये एक अच्छी खबर। डाउ फ्यूचर्स 200 अंक मजबूत है आपके लिए इस वक्त, और लोन मोरेटोरियम वाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पूरी संभावना ये भी है कि हो सकता है आज फैसला भी जाए। एंजल ब्रोकिंग, एक और नया खिलाड़ी बाजार में उतरने को तैयार, आज होगी लिस्टिंग। बिल्कुल, तो बहुत सारे संकेत हैं सर, और शुरुआत करते हैं क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वीकेंड के बाद, सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों ही पॉजिटिव है। तो इतने एक्शन पैक्ड हफ्ते के लिए कुछ जो अच्छे संकेत आ रहे हैं इतने सारे में से, वो कौन से हैं सर? आपका फोकस इस हफ्ते कहां रहेगा? दीप, इस वीकेंड पर आज मैं आपके सामने एक कुछ ऐसे पॉइंट रखने जा रहा हूं जिससे आपको लगेगा कि बाजार क्यों एक बड़े मजबूती के साथ गुरुवार को बंद हुआ, और एक ये कह सकते हैं कि 11,350 के ऊपर की निफ्टी की क्लोजिंग मिली और 22,000 के ऊपर की बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है, उसके पीछे की वजह क्या है, क्यों इतनी मजबूती के साथ बाजार बंद होते हुए नजर आए। वो शायद बाजार ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि सोमवार को जब हम खुलेंगे तो कितनी मजबूती के साथ खुलेंगे। ये आपके लिए संकेत आते हुए दिख रहे हैं। पहला संकेत, 8 दिनों की बिकवाली के बाद पहली बार एफआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आया है, और वो भी दमदार खरीदारी का आंकड़ा। अक्टूबर सीरीज की शुरुआत हमने एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन बहुत नीचे के साथ शुरुआत की थी, मुश्किल से 44%, और उसके सामने अब एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन 66% होती हुई दिख रही है। ये आपके लिए एक बड़ा और पॉजिटिव संकेत है। दूसरा, 2 बड़े दिग्गजों में बेहतरीन खबरें। पहला टीसीएस का बायबैक, और दूसरा है रिलायंस में बड़े निवेश फिर से लगातार 3 इन्वेस्टर्स की तरफ से इस वीकेंड पर आए। तो ये 2 बड़ी खबरें। अब आइए ग्लोबल मार्केट्स। ट्रंप साहब की सेहत में तेजी से सुधार होता हुआ दिखा। एक बार जब ट्रंप साहब की खबर आई, डाउ फ्यूचर्स 500 अंक लुढ़क गए। लोगों को बड़ा डर भी लगा कि ये क्या हो रहा है, कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, अमेरिका के चुनाव समय पर होंगे नहीं होंगे, ढेर सारी चीजें थी जो बाजार को परेशान करती हुई दिख रही थी। लेकिन उसके विपरीत अब सेहत में सुधार के अच्छे संकेत आते दिख रहे हैं, और डाउ फ्यूचर्स जो मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, वो बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या यहाँ पर काफ़ी तेजी से घटती हुई दिख रही है। 4 दिनों से कोरोना के मरीज घट रहे हैं, और इसके साथ ही एस्ट्राजेनेका ये फिर से वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने जा रही है, जो भारत में होगा, यूके में होगा, 4 देशों में, साउथ अफ्रीका में, सब जगह ट्रायल शुरू होता हुआ दिख रहा है। अब आइए, सितंबर महीने में तगड़ा जीएसटी कलेक्शन आता हुआ दिखा है 95,000 करोड़ के आसपास। ये फिर से बता रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है कि वापस से थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रैक पर आती हुई दिख रही है। इसी के साथ ऑटो बिक्री के आंकड़े भी बेहद मजबूत आते दिख रहे हैं, स्पेशली 2 व्हीलर्स की बिक्री के आंकड़े वाकई में बड़े दमदार हैं। चीन के साथ 12 अक्टूबर को फिर से बातचीत होगी कोर कमांडर स्तर पर। तो बॉर्डर पर टेंशन को लेकर एक जो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहता है, वो भी अब आगे बात थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लोग कम नोटिस करते हैं, लेकिन मैं बताऊं दीप, 2 बेहतरीन आंकड़े आपके लिए जो गुरुवार के सेशन में हुए। रुपए में शानदार मजबूती होती हुई दिखी है, और लगभग 1% की मजबूती करेंसी मार्केट में दिखी है। कई बार अननोटिस चली जाती है, लेकिन रुपए में जो शानदार मजबूती हुई है वो काम की है। लगभग 62 पैसे के आसपास की मजबूती वहां पर होती दिखी है। और विक्स ये तेजी से कम आया है, 6% होकर। विक्स का कम होना बाजार के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। और इन सबके साथ साथ जो पिछले शुक्रवार को क्लोजिंग हुई है, माफ कीजिएगा गुरुवार को, वो बेहद कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। 11,350 के ऊपर निफ्टी और 22,050 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, वो भी वीकली क्लोजिंग। ये सारे फैक्टर्स हैं आज, जो 10 ऐसे फैक्टर हैं दीप, जो मजबूत सेंटीमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, तो सब जगह मजबूती मजबूती है, और ग्लोबल क्यूज से भी अच्छा सहारा मिल रहा है। फ्राइडे की वॉलेटिलिटी भी हम मार्केट हॉलिडे की वजह से बच गए। तो आगे के क्या संकेत पॉजिटिव हैं? तो फिर मार्केट एक्शन पॉजिटिव रहेगा, या फिर थोड़ी चिंताएं भी हैं बाजार में खबरों को लेकर?
देखिए दीप, जब सारी चीजें आपको अच्छी दिखे, पॉजिटिव दिखे, तो थोड़ी सी तैयारी आपको है ना सावधानी की भी करके रखनी चाहिए। वही होप फॉर द बेस्ट और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। क्या खराब हो सकता है वो भी समझना जरूरी है। और मैं ये आंकड़े इसलिए आज पढ़ रहा हूँ, लंबे वीकेंड के बाद हम एक तरह से मतलब है ना अक्टूबर महीने की शुरुआत हम आज ही कर रहे हैं, और ये महीना बेहद अहमियत वाला है क्योंकि अब आपके लिए चुनाव अमेरिका के नवंबर के पहले हफ्ते में 3 नवंबर को हैं। तो उससे पहले क्या सावधानियां और क्या चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। पहली चीज जो है, ट्रम्प साहब को कोरोना हुआ है, जाहिर सी बात है उनसे उनका चुनाव प्रचार कम भी होता हुआ दिखेगा, और उनकी बढ़त जो बाइडेन साहब की है वो बढ़त और आगे ज़्यादा मजबूत होती दिख रही है। तो अगर अमेरिका के चुनाव में ट्रम्प पीछे रहते हैं तो वो बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और दूसरा, अमेरिका से जो राहत पैकेज आना है उनकी इकोनॉमी के लिए, उस पर अभी भी असमंजस के संकेत है, साफ स्थिति बन नहीं पा रही है। कभी लगता है कि बस आने वाला है पैकेज, तैयारी है, कभी लगता है कि अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये थोड़ी सी सावधानी वाला मामला है। सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आएगा मोरेटोरियम पे। समझा ये जा रहा है कि जिस तरह से सरकार ने अपना पक्ष रखा है, अब वो ब्याज पर ब्याज माफी को लेकर मान जाएगी, और हो सकता है फिर सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है जो अब तक के संकेत आए। तो पूरी संभावना ये कि ब्याज पर ब्याज न लगाया जाए, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, जो बैंकिंग शेयरों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन चूंकि सरकार का हलफनामा दायर हो चुका है और उसके बाद संकेत आ चुके हैं, तो कुछ हद तक ये प्राइस में हो सकता है। लेकिन फिर भी जब भी ये फैसला है तो थोड़ा सेंटीमेंट के लिहाज से हो सकता है। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पुट कॉल रेशियो बढ़कर आपका 1.55 पर आया। अभी मैं चिंतित नहीं हूं, लेकिन सीरीज की शुरुआत में अगर पुट कॉल रेशियो 1.75 1.80 तक पहुंच जाए आज की और मजबूती के बाद, तो फिर थोड़ा सा बाजार ओवरबॉट होता दिखेगा। जी हाँ, आपने सही शब्द सुना, ओवरबॉट। क्योंकि जो अगला ट्रिगर है दीप, वो है शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है खत्म। 2 गुरुवार में 2 आपने एक्सट्रीम सिचुएशन देखी। पिछले गुरुवार को एक्सट्रीम शॉर्ट कवरिंग और उसके पहले वाले गुरुवार को एक्सट्रीम लॉन्ग अनवाइंडिंग। जरूरत से ज्यादा तेजी की पोजीशन लोग लेकर बैठे थे। सितंबर सीरीज की एक्सपायरी के दिन बेचकर भागते हुए नजर आए, और माफ कीजिएगा, सीरीज के एक हफ्ते पहले और सीरीज के आखिरी के वक्त यहां पर तगड़ी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी और जो बाजार मजबूत होकर दिखे। लेकिन अब शॉर्ट कवरिंग खत्म हो चुकी है। अब आपको चाहिए एफआईज की या फिर घरेलू फंड्स की तरफ से फ्रेश खरीदारी। अब बाजारों को यहां पर बढ़ने का शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं मिलेगा, सहारा मिलेगा तो फ्रेश खरीदारी का। तो पिछले हफ्ते जिस वजह से हम बाजार पर एक्सट्रीमली बुलिश थे और हमने कहा कि गुरुवार की एक्सपायरी बेहद मजबूत होगी, वो ट्रिगर अब आपके हाथ से निकल गया। और जब हम अगले हफ्ते की वीकली सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं तो डेटा आपके पास शॉर्ट कवरिंग की तरफ बहुत ज्यादा है नहीं, शॉर्ट्स अब बाजार में बचे नहीं, कट चुके हैं। अब आपको एफआईज के मजबूत डेटा आगे और चाहिए, तो ही बाजार ऊपर बढ़ पाएगा और टिक पाएगा। तो ये 4 ऐसे ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको थोड़ी सी दीप सावधानी भी रखनी है आज इस हफ्ते के लिए। जी दीप। बिल्कुल। तो तेजी के कई सारे ट्रिगर्स हैं, पर आपको सावधानी भी परखनी पड़ेगी सर। आज के संकेतों की बात करते हैं। कुछ बड़ी खबरों के बारे में भी हमें थोड़ी देर में चर्चा करनी है, जिसमें वेदांता की डीलिस्टिंग है, उस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगा। पर उससे पहले सर, फिर आज के संकेत कैसे लग रहे हैं? क्योंकि फ्राइडे की मार्केट हॉलीडे ने तो हमें वॉलेटिलिटी से बचा लिया, पर अब जो संकेत आ रहे हैं उस हिसाब से एक्शन कैसा दिखेगा आज? ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं दीप। उसके बाद एफआईज के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स पॉजिटिव साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत आपके लिए न्यूट्रल हैं। ट्रेंड और सेंटीमेंट चूंकि 10 पॉइंट आपने पॉजिटिव साइड पर सुने और 4 पॉइंट नेगेटिव साइड पर, तो नेट आपके लिए 4 पॉइंट भी नेगेटिव साइड पर नहीं है, वो सावधानी वाले के अगर हो सके हो जाए तो। बाकी अगर आप देखेंगे तो आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए आपके लिए नेगेटिव ट्रिगर ढूंढना मुश्किल काम है, एक्सेप्ट एक ट्रम्प साहब को कोरोना हुआ है, उसके अलावा कहीं कोई दूर दूर तक नेगेटिव ट्रिगर आपको मिलता नहीं है। तो उस लिहाज से सेंटीमेंट नेगेटिव। और सबसे बढ़िया बात है कि शुक्रवार को जो वीकली क्लोजिंग आपको मजबूत मिली है निफ्टी पर, उसके बाद ट्रेंड न्यूट्रल से पॉजिटिव हुआ है। तो आज एक फ्लैट या पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाए तो ये ट्रेंड कंफर्मेशन और मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। आइए अब आपको दिन की रेंज बता दूं। 11,250 11,350 ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आने पर खरीदारी होगी। 11,500 11,575 ऊपरी रेंज है जहां पर बाजार पहुंचने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या कुछ करने का मूड है। बैंक निफ्टी 21,950 22,050 ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट के तौर पर आज काम करेगी। वैसे नीचे की रेंज की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मोरेटोरियम वाले मामले पे, तो एक नीचे की रेंज हैंडी रखिए और वो थोड़ा दूर निकल कर आती है दीप
21,475 से 21,675 ये मजबूत सपोर्ट जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी वजह से बैंक निफ्टी में अगर तेज गिरावट आए, और पहली चीज तो ये पता नहीं फैसला आज आएगा या नहीं आएगा, सुनवाई तो है, अगर फैसला आए और फैसला अगर बाजार को पसंद ना आए, बैंक के लिए अच्छा न समझा जाए, तब भी 21,475 21,675 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, जहां पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी आने की संभावना है। अब आइए ऊपरी स्तरों पर 22,450 22,650 बैंक निफ्टी पर ऊपरी जोन है, जहां पर बैंक निफ्टी रुकता हुआ नजर आ सकता है। बहुत अच्छा फैसला अगर कुछ आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का और बैंक निफ्टी में आगे लग जाए, तो फिर 22,800 23,000 अल्टीमेट टारगेट होगा, जहां बैंक निफ्टी जाकर पहुंचेगा और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। ये आपके लिए आज के बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हो गए। अब आइए आज के दिन की छोटी रेंज 11,400 11,475 ये रेंज होनी चाहिए निफ्टी के आज की छोटी रेंज। 11,350 11,525 मीडियम रेंज होगी दीप, और 11,300 से लेकर 11,575 की रेंज ये अल्टीमेटली बड़ी रेंज आपके लिए निफ्टी पर आती हुई। अब आइए बैंक निफ्टी 22,075 22,450 दिन की छोटी रेंज, 21,950 22,650 ज़्यादा संभावना दीप है कि मीडियम रेंज से हम काम चला लेंगे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को या सुनवाई को देखते हुए 21,700 22,800 ये आपके लिए बड़ी रेंज हो सकती है, जिस पर आपको फोकस करना है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये आपके लिए रेंज निकल कर आ रही है आज बाजार के लिए, थोड़ी सावधानी पर रखना जरूरी है, पर वैसे अगर आप देखें तो काफी सारे संकेत अच्छी तेजी के लिए बन रहे हैं। तो फिर पोजीशंस के बारे में समझाइए सर, जिन्होंने पोजीशंस रखी हैं एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स या एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स, उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? 11,350 ये आपके लिए हाँ, उससे पहले हाँ मैं कुछ और डेटा बता दूं आपको। एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन 56% से बढ़कर 66% हुई है दीप। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव ट्रिगर है एक तरह से। अब इसमें आप दो तरीके से इसे देख सकते हैं। सीरीज की शुरुआत आपने 44% की एफआईज नेट लॉन्ग के साथ की थी, जो कि आपको ये बता रहा है कि बहुत ही मतलब ओवरसोल्ड मार्केट था, और आप देखिए किस तरह से बाजार वापस मजबूत होकर आगे बढ़ गए, और वापस से आपके एक हफ्ते में ही आप देखिए 44 से 66% पर पहुंच गए। तो एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो एक्सेस शॉर्ट हैं वो शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, मूड थोड़ा ठीक हो चुका है। तो ये डेटा पॉजिटिव साइड पर तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं कि एफआईएस का मूड उतना खराब नहीं था जितना था, और इसी वजह से आप देखिए बाजार दबे हुए थे। 8 दिनों की लगातार बिकवाली के बाद एफआईएस की तरफ से आंकड़ा खरीदारी का भी आया है। तो पहले तो एफआईएस की नेट लॉन्ग ये बढ़िया संकेत है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला, लेकिन 20 बेसिस पॉइंट बढ़ने के बाद अगर थोड़ा और 20 बेसिस पॉइंट बढ़ जाए तो ऊपर सावधानी के संकेत वहां से आते दिखेंगे। विक्स घटा है 6%, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं। नेट लॉन्ग पोजिशन माफ कीजिए, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन जिनकी है वो इंट्राडे स्टॉप लॉस 11,350 का रखें, और क्लोजिंग बेसिस पर 11,225 का स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए निफ्टी पर, अगर आपकी तेजी की पोजीशन है। बैंक निफ्टी पर 22,000 इंट्राडे का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 21,900 क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। दो स्टॉप लॉस के साथ चलें। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी है निफ्टी पर, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, जो गुरुवार को पिछले दमदार क्लोजिंग मिली, उसके बाद शॉर्ट्स के लिए तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो ही चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी है तो 11,450 आपका स्टॉप लॉस है शॉर्ट पोजीशन पर। अगर आज 11,450 के ऊपर निकले, क्लोज हो, काट लीजिए। और बैंक निफ्टी पर आपके लिए शॉर्ट पोजीशन पर स्टॉप लॉस आएगा 22,500 का। 22,500 के ऊपर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को काट लीजिए। जी दीप। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक आपके पोजीशंस का सवाल है जो एग्जिस्टिंग है। नई पोजीशंस फिर आज कैसे बनानी चाहिए सर? शुरुआती एक्शन कैसे देखेंगे आज का? निफ्टी खरीदना है दीप 11,350 के स्टॉप लॉस के साथ, और बाद में जरूरत होगी 11,500 तक अगर पहुंच जाते हैं तो स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके 11,400 पर ले आएंगे। फिलहाल 11,450 11,500 11,525 11,575 ये 4 टारगेट के लिए हम निफ्टी में करेंगे खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं 11,575 11,625 की रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं। 11,700 का स्टॉप लॉस लगाइए। 11,525 11,500 11,450 तक के टारगेट के लिए निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन भी वहां बनाई जा सकती है। बैंक निफ्टी खरीदिए 22,000 के स्टॉप लॉस के साथ। 22,450 22,575 22,650 22,800 ये 4 बड़े टारगेट निकल कर आते हैं बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है और अच्छा फैसला आता है बैंक्स के लिए, तो ये 4 टारगेट ऊपर के बनते हैं। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, एक ही लेवल है 22,650 के आसपास का, वहां पर शॉर्ट करें। और या तो आप 22,800 का स्टॉप लॉस लगा लें, या 50 पॉइंट का 22,700 का ही लगा लें, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। आज बैंक निफ्टी में मेरी राय यह है दीप लोगों को कि आप किसी भी तरह का ट्रेड लें
लेकिन उस ट्रेड में बेहद आपको सावधानी के साथ ट्रेड करना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखने बहुत ज़रूरी होंगे आपके लिए, दोनों ही तरफ, तेजी या मंदी की तरफ, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। 22,575, 22,475 दो टारगेट नीचे के, उसके बाद 22,300, 22,250 ये दो टारगेट और नीचे के बनेंगे, जिसके लिए आपको करना है शॉर्ट साइड पर एक ट्रेड। वेदांता बैन में है, वो हमें सबको पता ही है। जी दीप। बिल्कुल सर, वेदांता बैन में है और कुछ और भी खबरें हैं वेदांतों को लेकर जहां पर आपसे अभी चर्चा करेंगे सर। उससे पहले एक बार जरा फंड डेटा भी समझा दीजिए और साथ ही जो वायदा कारोबार के संकेत हैं। फाइनली एफआईएस की तरफ से खरीदारी, और वो भी बहुत अच्छी खरीदारी कैश में देखिए, फ्यूचर्स में भी काफी एक्शन देखने को मिला। फंड एक्शन पर आपकी क्या राय है? बहुत ही तगड़े और दमदार हैं। और दीप, आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम लगातार यही बात कर रहे थे कि एफआईएस के आंकड़े आप देखिए, वायदा कारोबार में संकेत आपको दे रहे हैं कि खरीदारी लौटने वाली है कैश मार्केट में, और वो फाइनली लौटती दिखी। 1600 करोड़ की दमदार खरीदारी। उसके अलावा आप देखिए 1475 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, और दीप यहाँ पर बड़ी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है। इंडेक्स फ्यूचर्स में जो दमदार शॉर्ट काटे हैं, ओ गजब है। मतलब क्या एक ही दिन में तगड़े शॉर्ट काटे हैं, और एक्सपायरी के दिन। और दूसरा लॉन्ग पोजीशन भी बनी है, दोनों ही हुआ है। न सिर्फ शॉर्ट काटे हैं बल्कि तेजी की फ्रेश पोजीशन भी बनी है। तो ये इंडेक्स फ्यूचर्स के 1475 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा, ये बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है हमारे लिए। तो ये दो चीज़ हैं जिस पर फोकस करना है। घरेलू फंड ने थोड़ी सी खरीदारी कम की है, 250 करोड़ के आसपास की खरीदारी होती हुई दिखी है, जो कि आपके लिए ठीक है, न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर मान सकते हैं। फिलहाल पिछले कुछ दिनों से खरीद ही रहे थे, एक दिन थोड़ा सा हाथ रोका है क्योंकि एफआईज ने ज़्यादा खरीद लिया। जी दीप। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए फंड फ्लो का डेटा, और फाइनली एफआईएस की तरफ से सपोर्ट आ रहा है। तो इससे फिर वायदा कारोबार पर क्या इफेक्ट बनेगा सर? जैसे कि आप कह रहे हैं शॉर्ट कवरिंग तो अब खत्म हो गई, फ्रेश पोजीशंस कैसे बनेंगी और किन लेवल्स पर हमें नजर रखनी है? देखिए दीप, वायदा कारोबार में क्या हुआ है, निफ्टी में 4 लाख शेयरों से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और प्रीमियम 9 से 18 पॉइंट, यानी कि लॉन्ग साइड पर पोजीशन बनी है, और पुट कॉल रेशियो भी आपका बढ़कर आया है, जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। 12 पॉइंट की प्रीमियम बढ़कर 70 पॉइंट की प्रीमियम हो गई, और 800 पॉइंट बैंक निफ्टी भागा है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आज अब ये प्रीमियम में थोड़ी कमी आती क्या। अब आइए, आपके लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी कहो, वीकली सीरीज की आज हम शुरुआत कर रहे हैं, और डेटा बहुत ही कम है। 11,400 के पुट पर 13 लाख शेयर है, 11,500 के कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वीकली में सिर्फ 16 लाख शेयरों का। तो डेटा बड़े कम है, कोई खास डेटा है नहीं कि उसके दम पर हम बात करें। तो हमारी वही जो रेंज दी वही रहेगी। बैंक निफ्टी में भी आप देखिए 22,000 पर 4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, 22,500 पर सिर्फ 3 लाख शेयरों का। तो कोई डेटा खास है नहीं वीकली सीरीज में, और मंथली सीरीज में अभी 3 हफ्तों का और वक्त है। तो इसलिए हमें डेटा में बहुत ज़्यादा सिचुएशन एकदम साफ साफ नहीं दिख रही है। लेकिन ओवरऑल बाकी जो डेटा मैं आपको बता ही चुका हूँ और पूरी तरह से एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ। जी दीप। बिल्कुल, तो डेटा सपोर्टिव रहा है। अब देखते हैं आगे आज का एक्शन कैसे बनेगा मार्केट्स के लिए। पर आज का जो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है सर, उसके बारे में अब आप बताइए। वेदांता डीलिस्टिंग ऑफर आज से शुरू हो रहा है, इस पूरे हफ्ते खुला रहेगा। कैसे देखना चाहिए सर? क्योंकि फ्लोर प्राइस 87.5 का है, क्लोजिंग 135 की है। इसकी फेयर वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, और इन्वेस्टर्स को क्या भाव मिलना चाहिए इसकी डीलिस्टिंग के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्राइस मिले इन्वेस्टर्स को, मैं तो यही चाहता हूँ। और स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को तो एक अच्छा चांस मिलना चाहिए, और ये इंश्योर करना है 4 बड़े इन्वेस्टर्स को, जिसमें LIC है, सिटी बैंक है, इसके अलावा HDFC म्यूचुअल फंड है, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड है। मुझे लगता है ये चारों मिलकर डिसाइड करेंगे कि अल्टीमेटली वेदांता की डीलिस्टिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। लेकिन प्राइस क्या होनी चाहिए, वो कहते हैं ना दीप की ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर। मतलब आप कितना अच्छा आपको शेयर लगता है, ये एक इन्वेस्टर के एंगल से अलग चीज़ हो सकती है, और एक प्रोमोटर के एंगल से अलग चीज़ हो सकती है। देखिए, प्रोमोटर कभी भी डीलिस्टिंग क्यों करता है? डीलिस्टिंग करने की सिर्फ 2 वजह होती है। एक, या तो वो लिस्टिंग और डिस्क्लोजर्स के झंझट से छुट्टी पाना चाहता है, या उससे बड़ा कारण जो होता है वो ये कि स्टॉक में बहुत वैल्यू है,
कंपनी में बहुत वैल्यू और शेयर के दाम औने पौने दामों पर चल रहे हैं और लिक्विडिटी है, तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। अब जहां तक वेदांता का सवाल है, अनिल अग्रवाल जी की इतनी कंपनियां रह चुकी है, 50 कंपनियां वो लिस्ट कर चुके हैं और मतलब इतने सालों से इतना बड़ा एम्पायर चला रहे हैं, तो उन्हें लिस्टिंग के झंझटों से तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कि हर क्वार्टर रिजल्ट देना है या ये करना है वो करना है। ये छोटी कंपनियों के लिए हो सकता है या कुछ विदेशी कंपनियों के लिए हो सकता है, लेकिन वेदांता जैसी कंपनी के लिए लिस्टिंग वाला झंझट तो है नहीं। तो फिर दूसरा कारण क्या? दूसरा कारण ये कि शेयर बड़े होने पौने दामों पर ट्रेड कर रहा है और बड़ी अच्छी वैल्यूशन है, तो फिर क्यों ना उस खराब मार्केट मूड का, गिरे हुए दामों का फायदा उठाकर आप डीलिस्टिंग करें। और यही उन्होंने सोचा है, 100% यही सोचा है और इसी वजह से कर रहे हैं। अब सेबी के फॉर्मूले के हिसाब से 87 रुपये जो डीलिस्टिंग का फ्लोर प्राइस आया था, आप में सब जानते हैं कि आप जब डीलिस्टिंग करने जाएंगे तो आपको बड़ा पैसा तो देना ही होगा, और स्पेशली तब जबकि 52 हफ्तों का ऊपरी स्तर अगर आप देखेंगे वेदांता का तो कहीं ज़्यादा है, मेरे ख्याल से 400 रुपये के आसपास कुछ लाइफ टाइम हाई, माफ़ कीजिए 52 हफ्तों का तो 166 रुपये है, लेकिन लाइफ टाइम हाई काफ़ी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है 250 रुपये 300 रुपये कई ऊपर के दामों के स्टॉक कई इन्वेस्टर्स के पास पड़े हुए हैं, तो वो जल्दबाजी में डीलिस्टिंग में देना नहीं चाहेंगे। तो अब पॉइंट ये है कि जहां एक और प्रमोटर चाहता है कि वो वैल्यू देखकर डीलिस्टिंग करें, वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर को एक फेयर प्राइस मिले, इसका एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या होता है कि डीलिस्टिंग ऑफर आपके सक्सेसफुल नहीं होते। मसलन आपने देखा आइनोस स्टाइलेशन में क्या हुआ, वहां पर डीलिस्टिंग ऑफर आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और दूसरी तरफ एक हेक्सावेयर का एग्जांपल है कि किस तरह से हेक्सावेयर में आपके लिए डीलिस्टिंग ऑफर सक्सेसफुल हुआ। हेक्सावेयर में आप देखिए लगभग 290 रुपये के आसपास का डीलिस्टिंग प्राइस था, ऑफर प्राइस था, और जाकर वो हुआ 475 रुपये पर। तो इसका मतलब क्लियर कट है, 265 रुपये पर फ्लोर प्राइस रखा था और 475 पर डीलिस्टिंग हुई। देखिए कितनी वैल्यू दी है, 275 वाला 400, 270 वाला 265 वाला 475, जबकि स्टॉक में एक थोड़ा रनअप तो नेचुरली डीलिस्टिंग के पहले आता ही है। आइनोस स्टाइलेशन दूसरा केस है जहां पर 480 रुपये की फ्लोर प्राइस थी, लेकिन 1100 रुपये की प्राइस निकल कर आई और वो डीलिस्ट नहीं हुआ। तो दोनों तरफ जो हो रहा है वो सही नहीं है कि बहुत एक्सट्रीम अगर शेयर होल्डर्स डिमांड करें कि ये प्राइस होनी चाहिए तो भी डीलिस्टिंग नहीं होगा, और वापस सब फर्ज करेगा अगर वेदांता का डीलिस्टिंग नहीं होता है तो स्टॉक वापस हो सकता है 100 रुपये आ जाए, तब भी आपको नुकसान है। अगर कंपनी बहुत कम प्राइस दे कि हम 150 155 के ऊपर नहीं देंगे तो वो भी शायद गलत है, प्राइस थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक इस प्रोसेस में 4 बड़े इन्वेस्टर्स तय करेंगे कि डीलिस्टिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। उन्हें तय करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, वो किस बेसिस पे तय करेंगे, पहला उनकी कॉस्ट क्या है, उनकी एवरेज कॉस्ट वेदांता के शेयर की क्या है, उन्होंने क्या भाव में खरीदे। वो आंकड़ा मेरे पास में नहीं है, हमने कुछ कैलकुलेशन की, उसके दम पर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या प्राइस है। तो जाहिर सी बात है कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वो ज़रूरी नहीं कि लॉस बुक करना चाहे। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि कुछ और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वेदांता अगर डबल हो रहा है, 80 वाला 160 हो रहा है, तो क्यों ना हम बेच कर निकल जाएं, वो एक अलग कॉल हो सकता है। लेकिन फिर भी बड़े इन्वेस्टर हमेशा ये चाहेंगे कि जिस भाव पे मैंने खरीदा है भाई कम से कम मुझे वो भाव तो दो। आप डीलिस्टिंग करवा रहे हो, आपसे मैं जिंदगी भर आगे कभी कमा नहीं पाऊंगा, तो कम से कम मैंने जितना पैसा आपकी कंपनी में सोच के लगाया था उसमें तो मत नुकसान करो। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 200 रुपये के नीचे डीलिस्टिंग होने की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि ज़्यादातर जो फंड्स हैं, एक आध को छोड़ दें, बाकी फंड्स की कॉस्ट 190, 200, 225 वहाँ तक आती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो डीलिस्टिंग की प्राइस बहुत ऊपर होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो डीलिस्टिंग की प्राइस क्या वाकई में 200, 225 रुपये हो सकती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रोमोटर्स कितने मजबूत है और उनके पास पैसा कितना है। और अगर लिक्विडिटी के सिचुएशन के लिहाज से और उनके पैसों के अरेंजमेंट के लिहाज से देखें तो कोई संभावना नहीं कि 200 रुपये में वेदांता डीलिस्ट कर पाए, क्योंकि जितनी फंड्स की अरेंजमेंट उन्होंने की, और चलिए मान लीजिए थोड़ा बहुत और भी कर लें, तब भी 170-75 के ऊपर की ताकत नजर नहीं आती। अब मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता, अनिल अग्रवाल साहब चाहें तो जुगाड़ भी कर सकते हैं पैसे का और आराम से मिल भी सकता है, और हो सकता है 200 रुपये की भी डीलिस्टिंग को वो पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन अभी तक जो फंड रेज किया है या जो हो सकता है उसको देखते हुए लगता नहीं कि कंपनी में 170-75 के ऊपर डीलिस्टिंग करवाने की ताकत है। वो भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो अब इन दोनों के बीच में ये रस्साकशी वाला मामला है। मेरा ये समझना है
कि अगर वेदांता जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी डीलिस्ट होती है तो शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा प्रीमियम करंट मार्केट प्राइस पर भी मिलना चाहिए। और करंट मार्केट प्राइस से मेरा मतलब है 135 140 रुपए, और यहाँ से भी एक अच्छी प्रीमियम होनी चाहिए। मिनिमम 175 तो हो ही हो, और अगर हायर साइड पर अगर सोचे तो 200 से 250 रुपए की रेंज में भी डीलिस्टिंग हो तो और वो शेयर होल्डर्स मांगे तो शायद गलत नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से एक बेहतर प्राइस डीलिस्टिंग की होनी ही चाहिए। इस प्राइस पर 135-40 रुपए जो भाव है, ये 155-60 रुपए पे मुझे नहीं लगता कि छोटे शेयर होल्डर्स के लिए डीलिस्टिंग अट्रैक्टिव है, किसी भी लिहाज से नहीं जी। बिल्कुल अनिल जी, तो ये भाव तो अट्रैक्टिव नहीं है, यहाँ से भी एक बढ़िया प्रीमियम पर होनी चाहिए। तो फिर सवाल सर शेयर होल्डर्स का यही उठता है कि अगर मैं एक शेयर होल्डर हूं तो क्या मैं इस डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट करूं या नहीं करूं, मेरे को क्या करना चाहिए? इंतजार करिए। मैं बताऊंगा आपको कि आपको डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है। कोई जल्दबाजी मत कीजिए दीप, कोई जल्दबाजी मत कीजिए डीलिस्टिंग में। अभी तो टाइम है, 9 तारीख को है, 9 तारीख यानी कितना, शुक्रवार है ना, तो आज तो सोमवार में ही है, हम बहुत टाइम है, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको कुछ डेवलपमेंट होने दीजिए कि किस तरह से बड़े इन्वेस्टर्स आगे अपना मन बनाते हैं इस डीलिस्टिंग को लेकर, उस पर हमारी नजरें, कई सारी कैलकुलेशन पर हमारी नजरें, कई सारे और डेवलपमेंट हो सकते हैं ग्रुप को लेकर जिस पर हमारी नजरें, और उसके बेसिस पर मैं आपको, आपके पास शेयर पड़ा है ना, आप पड़ा रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, इंतजार कीजिए। आप अपनी तैयारी रखिए कि जरूरत पड़े तो डीलिस्टिंग पे मुझे शेयर देना है तो मुझे 9 तारीख को देना है, उसकी भी तैयारी ना रखें तो भी कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। आप ये समझ लीजिए आपके पास वेदांता है ही नहीं और आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। मैं सिंपल आपको कह रहा हूं और पूरे भरोसे से कह रहा हूं। जब मैं इतनी बात कह रहा हूं कि आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, तो मैं जानता हूं मैं जिम्मेदारी के साथ इन शब्दों को कह रहा हूं। आपको डीलिस्टिंग में नुकसान ना हो उसकी मैं पूरी कैलकुलेशन आपको दे दूंगा। डीलिस्टिंग हो तो क्या, ना हो तो क्या, प्राइस क्या है, उसमें आपको किस तरह से फायदा हो सकता है, इन सब की कैलकुलेशन हम करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, एकदम कोई स्ट्रेस न लें। और मैं फिर आपको कहूंगा, कोई हड़बड़ी में कहीं भी किधर भी किसी को भी सुनकर ये डिसीजन न लें कि मुझे डीलिस्टिंग में 150 में टेंडर कर देना है, 250 में कर देना है, 200 में कर देना है, या 250 में तो कर ही दूं। देखिए, पहली चीज समझ लीजिए, आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपके शेयर देने नहीं देने से डीलिस्टिंग प्राइस तय नहीं होती। डीलिस्टिंग प्राइस और डीलिस्टिंग होना या नहीं होना ये आपके हमारे हाथ में है ही नहीं। ये जिन लोगों के हाथ में है उन्हें तय करने दीजिए, और उनमें 4-5 बड़े फंड हैं, एफआईज हैं, उन्हें तय करने दीजिए कि वो डीलिस्टिंग क्या प्राइस में कराना चाहते हैं। और आप निश्चिंत रहिए, आपको डीलिस्टिंग पर नुकसान नहीं होगा। अगर डीलिस्टिंग होती है तो किसी हिसाब से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको वो प्राइस मिल जाएगी, आराम से मिलेगी, शांति से बैठिए। तो दीप, इंतजार कीजिए मेरे अगले कॉल का वेदांता पर, और मैं आपको एकदम ठोक बजाकर बिल्कुल अच्छे से मैं बताऊंगा कि आपको वेदांता की डीलिस्टिंग में क्या करना है। अभी आपके पास वेदांता के शेयर हैं, पड़े रखिए और कुछ मत कीजिए। पॉइंट टेकन। तो अनिल जी, आप पर पूरा भरोसा है इस बात के लिए, जल्दी अनिल जी आपको बताएंगे कि आपकी डीलिस्टिंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फिलहाल जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, भरोसा रखिए, जल्दी आपको अनिल जी बताएंगे आपकी डीलिस्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो ये तो हो गई सर वेदांता की बात। आज एक नई लिस्टिंग भी है बाजार में, एंजल ब्रोकिंग, 306 रुपए का इशू प्राइस है। कुछ लिस्टिंग गेन्स दिख रही है सर यहाँ पर, किस हिसाब से लिस्टिंग देख रहे हैं? दीप, देखिए, मेरी तो राय साफ थी कि लिस्टिंग गेन के लिए आप पैसा लगाएं ना। जिन्होंने लगाया है तो उन्होंने अपनी मर्जी से लगाया है, वो अपना खुद कॉल ले सकते हैं। और इशू चूंकि मुश्किल से 4 गुना भरा था, 306 रुपये की इशू प्राइस है, तो अब जनरली ऐसे जब जो इशू कम भरते हैं वहाँ पर ये कहना मुश्किल हो जाता है कि लिस्टिंग पर क्या होगा, क्या नहीं होगा। मेरे लिए अवॉइड था और अभी भी अवॉइड है। इसकी वजह सिंपल यही है कि बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं नहीं ब्रोकरेजेस में जिन्होंने बड़ी वेल्थ बना कर दी हो इन्वेस्टर्स के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, और उस लिहाज से एंजल ब्रोकिंग में कोई वैल्यूशन इतने आकर्षक नहीं कि आप कूद कर खरीद ही लें। तो इसीलिए मैंने अवॉइड की रेटिंग दी थी। और इस लिहाज से मेरा ये समझना है, जिन लोगों ने पैसा लगाया वो अपना डिसीजन खुद लें। मेरे हिसाब से अगर आपकी इशू प्राइस के आसपास स्टॉक लिस्ट हो जाए, हो सकता है नीचे भी हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप अपना कॉल स्वयं लें। हमारे दर्शकों को तो हमने साफ कहा था कि पैसा नहीं लगाना है, जिसने लगाया वो अपना रखे। मैं तो सिंपल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, फिर भी अगर किसी को मेरी ओपिनियन चाहिए तो वो ये है कि अगर आपने लिस्टिंग गेन पर पैसा लगाने के लिहाज से लगाया है तो फिर आप इशू प्राइस का स्टॉप लॉस रखें।
306 के नीचे जाएं तो आप अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करें, और ऊपर आए तो आप निकल जाएं, बेहतर मौके आपको और मिल सकते हैं, वहाँ पर पैसा लगाएं। तो हमारी अवॉइड की राय तब भी थी, आज भी है, अब भी है। पॉइंट टेकन सर। तो वैसे तो हमारी अवॉइड की राय थी, पर आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से यहाँ पर करें। अगर चाहें तो इशू प्राइस का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये तो रही आज की अहम बातें और सेटअप कैसा दिख रहा है, पर आइए आपको बता देते हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। कुशल, पूजा, वरुण और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। तो सबसे पहले ट्रिगर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आज जीएसटी काउंसिल की एक अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें जीएसटी कंपनसेशन सेस की समय सीमा बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है, और साथ ही जो नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं वो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग ऑप्शंस हैं उस पर भी अपोज कर सकते हैं, तो वहां पर नजर रखिए। इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग का बाईबैक जो है वो आज से खुलता हुआ नजर आएगा। 16 अक्टूबर तक ये बाईबैक जारी रहेगा। 105 रुपए प्रति शेयर का प्राइस है और कुल साइज अगर आप देखें तो 65 करोड़ का है इसमें। इसके साथ ही अगर आप देखें तो रेस्टोरेंट्स और बार्स महाराष्ट्र में आज से खुलते हुए नजर आएंगे, ऑफकोर्स विद 50% कैपेसिटी। तो यहाँ पर इनसे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उस पर फोकस रखिए। इसके साथ साथ नोवार्टिस, गुडियर और वैलिएंट ऑर्गेनिक्स के साथ साथ कैम्स, ये एनएससी पर आज से ट्रेडिंग करते हुए नजर आएंगे आपको। इसके अलावा नेक्टर लाइफ साइंस, इसने अपने Q1 के नतीजे घोषित किए हैं। मुनाफे से घाटे में कंपनी आ गई है। 13.5 करोड़ का मुनाफा था, अब करीब 17 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया, और साथ ही कंपनी की आय में भी 32% की गिरावट आई है। साथ साथ अगर आप ऑटो सेल्स के नंबर्स पर भी नजर डालें तो सितंबर में काफी बेहतरीन नंबर्स टाटा मोटर्स ने पोस्ट किए हैं, खासकर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। यहाँ पर इनका जो कुल डोमेस्टिक सेल्स है वो 37% बढ़ता हुआ दिखा है, पर जो टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स है सितंबर में वो 163% बढ़कर 21,199 यूनिट्स बेचने में ये सफल रहे हैं सितंबर महीने में। साथ ही साथ जितने भी टू व्हीलर स्पेस है दीपांशु, वहां पर काफी बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प, इन्होंने जो है 2020 की सबसे हाईएस्ट एवर सेल्स सितंबर में रिकॉर्ड की है। 7,15,718 यूनिट्स की बेचने में सफल रहे हैं, और कुल अगर आप देखेंगे तो 17% की बढ़त रही है। हमारा अनुमान 6,75,000 यूनिट्स का था। इसके अलावा आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड जो इनकी प्रीमियम बाइक सेगमेंट है, वहां पर भी 1% की बढ़त के साथ 60,000 यूनिट्स कंपनी बेचती हुई नजर आई। हमारा अनुमान 58,000 यूनिट्स का था। साथ ही टीवीएस मोटर्स, इनके भी जो कुल टू व्हीलर सेल्स हैं वो 3,13,000 यूनिट्स पर आते हुए दिखे हैं। करीब 4.5% की बढ़त यहां पर दिखी है। हमारा अनुमान ऑलमोस्ट 3 लाख यूनिट्स का था। साथ ही रामकृष्ण फोर्जिंग्स, भारत फोर्ज, जितने भी ये क्लास 8 ट्रक्स वाले ऑटो एंसिलरी स्पेस वाले स्टॉक्स हैं उस पर फोकस रखिए, क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन क्लास 8 ट्रक के जो नेट ऑर्डर्स हैं वहां पर काफी दमदार उछाल, यानी कि 164% का उछाल हमें देखने को मिला है। 56% का उछाल मंथ ऑन मंथ आधार पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर काफी बेहतरीन ऑर्डर्स आते हुए दिखे हैं यूएस क्लास 8 ट्रक्स के। साथ ही एनएमडीसी, इनका भी मंथली बिजनेस अपडेट आया है। सितंबर में उत्पादन आंकड़े जो है करीब 11.5% बढ़कर 1.83 मिलियन टन पर है। साथ ही जो इनकी बिक्री है वहां पर भी ऑलमोस्ट 11% का उछाल देखने को मिला। और अंत में कोल इंडिया, यहां पर भी इनकी जो प्रोडक्शन है वो 31.5% बढ़ते हुए दिखे, और साथ ही डिस्पैच के भी सिमिलर ग्रोथ रेट के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ओके, ये हैं आपके लिए कुछ अहम खबरों वाले स्टॉक्स। आइए पूजा से भी जानते हैं कुछ और स्टॉक्स। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। हिंडाल्को आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर नोवेलिस ने बेल्जियम स्थित एलिडिस का एक प्लांट था उसे बेच दिया रेगुलेटरी नियमों को पूरा करने के लिए, और इसके बदले कंपनी को 1991 करोड़ रुपए मिले। आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस जैसी कंपनियों पर भी नजर रखिए। आईजीएल ने सीएनजी और पीएनजी के दाम घटा दिए हैं। दिल्ली में अगर बात करें तो सीएनजी के दाम में करीब करीब ₹1.5 प्रति किलो की कटौती की। एस्ट्राजेनेका फार्मा भी फोकस में रहेगा। आज रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल फिर से शुरू की है, और यहाँ पर भारत, यूके, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका में ये ट्रायल फिर से शुरू की गई है। और डॉक्टर रेड्डीज भी आज फोकस में रहेगा। यूएस में कंपनी ने एक टैबलेट लॉन्च की है जिसका कि इस्तेमाल ब्लड में जो पीएच की लेवल है उसे कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, तो ये एक दवा लॉन्च की है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि रूस की कोरोना की दवा स्पुतनिक वी के लिए कंपनी ने डीजीसीआई से मंजूरी भी मांगी है। और आखिर में बात करते हैं टाटा स्टील की। चीन का जिंगये ग्रुप खरीद सकता है टाटा स्टील का यूके कारोबार, लेकिन हम आपको बता दें कि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और स्टॉक्स। वरुण के पास भी कुछ स्टॉक्स हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। गुड मॉर्निंग वरुण।
गुड मॉर्निंग दीप। देखिए काफ़ी सारी कंपनीज को ऑर्डर मिले हैं तो इसके ऊपर नजर डालते हैं। पीएनसी इंफ्रा सबसे पहले एसपीएमएल इंफ्रा के साथ जो जेवी है उसको यूपी के हमीरपुर में इस कंपनी को करीब 290 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सोलार इंडस्ट्रीज डिफेंस मंत्रालय से हैंड ग्रेनेड यानी हथगोले के लिए 409 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। और आईटीआई इसने डिफेंस में करीब 7,800 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। एस्कॉम फेज 4 प्रोजेक्ट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं। तो ऑर्डर के चलते ये 3 स्टॉक जो है आपके रडार पे रहने चाहिए। फ्यूचर एंटरप्राइजेस डीवीआर कैर ने इस कंपनी की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। कैर सी से अब सीधे कैर डी कर दिया है इनकी जो एनसीडीज है उसकी रेटिंग को। कुछ बल्क डील्स पे नजर डाल लेते हैं। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो लिस्टिंग हुई थी कैंप्स की उसमें गोल्डमैन, फिडेलिटी, कैनरा, रेपको म्यूचुअल फंड, नोमुरा और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने काफ़ी सारे शेयर जो है वो खरीदे हैं। तो फंड्स के तरफ से इस काउंटर में बाइंग हुई है। वहीं कुछ इनसाइडर ट्रेड्स फिलाटेक्स इंडिया में प्रमोटर ने 29 सितंबर को करीब 70,000 शेयर्स खरीदे हैं। और मैन इंफ्रा में प्रमोटर पराग शाह ने 30 सितंबर को 1,10,000 शेयर्स जो है खरीदे हैं। तो ये 2 इनसाइडर ट्रेडर्स ट्रेडिंग है जिस पे भी आपको नजर रखनी है इन स्टॉक्स पे। बिल्कुल। और इन सभी स्टॉक्स के अलावा आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है वो भी जान लेते हैं एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए वेदांता यहाँ पर नतीजों के बाद सीएलएसए की रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा, लक्ष्य है 133 रुपए का। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि अगर आप कमोडिटी प्राइसेस मार्क टू मार्केट के हिसाब से फैक्टर इन करके देखें तो जो लक्ष्य होगा वो 133 से बढ़ाकर 157 कर देंगे और नतीजे तो अनुमान से बेहतर ही देखने को मिले थे। इसके अलावा अगर देखें तो एचयूएल पर रिपोर्ट आई है सीएलएसए की, जहां पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर ये खरीदारी की राय दे रहे 2525 रुपए के लक्ष्य के लिए। 2094 जो है गुरुवार की क्लोजिंग है और इनका मानना है कि सप्लाई चेन में काफी ज्यादा सुधार किए जिसके चलते कंपनी में आगे जाके एक फायदा देखने को मिलेगा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण यहाँ पर एचएसबीसी की रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 950 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ये कह रहे हैं कि नॉन पेइंग ग्राहक जो है इनके वो उनकी हिस्सेदारी 20% से घटकर केवल 8% हो गई। यानी अगर आप कलेक्शन देखें तो इसमें काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही जो पूंजी की पोजीशन है वो भी काफी मजबूत है जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। तो ये 3 रिपोर्ट्स हैं जहां पर आपको फोकस रखना होगा। तो ये रिपोर्ट्स जहां पर फोकस रहेगा और इस पर फोकस आप देख लीजिए। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण वो स्टॉक है जहां पर जैन साहब को भी हमेशा से पसंद आता हुआ दिखा। आइए जैन साहब भी और बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आइए करते हैं उनका स्वागत पिक ऑफ द डे के बिल्कुल के साथ। आइए आप सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं कुणाल जी आपके साथ। गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या करना है आज? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है अडानी एंटरप्राइजेज, जिसमें कि शुक्रवार को हमने देखा कि एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था। 302 रुपए का एक स्तर है जिसको पार करके स्टॉक ने उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो मेरी राय में अडानी एंटरप्राइजेज को बाय करें। जो ब्रेकआउट का लेवल है 302 उसी पर एक स्टॉप लॉस रख लें। और मुझे लगता है अनिल जी कि 325 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो 325 के टारगेट के लिए अडानी एंटरप्राइजेज में मेरी खरीदारी करें। ओके, तो अदानी एंटरप्राइजेज में करें खरीदारी 325 के टारगेट के लिए। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, आपका क्या इरादा है? जी गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, एक तो पिक ऑफ द डे वही है जो चलते चलते हमने गुरुवार को दिया था। बिकवाली की राय थी कंटेनर कॉर्पोरेशन पर। तो 371 का स्टॉप लॉस है जिन्होंने बेचा हुआ है। 335 से लेकर 337 के टारगेट के लिए कॉनकॉर में उछाल पर 360, 360, 361 के अराउंड बिकवाली की राय है। और एक कॉल ऐड करूंगा, मैं भी एक खरीदारी की राय देना चाहूंगा। एक पे ट्रेड बन जाएगा तो मन्नापुरम फाइनेंस, अगर 2-3 रुपए की करेक्शन मिलती है थर्सडे की क्लोजिंग से तो नीचे में मन्नापुरम फाइनेंस को खरीदने की राय है। 156.50, 156 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 180 के टारगेट के लिए मन्नापुरम फाइनेंस को खरीदे। ओके, 166 के आसपास से 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। 180 के टारगेट के लिए मनापुरम में करें खरीदारी। वागले साहब गुड मॉर्निंग सर, आप भी कुछ खरीदेंगे? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मैं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज खरीदूंगा। 1463 का बंद है, 1449 का मेरा 1% स्टॉप लॉस होगा और 1494 तक की अपसाइड में देख रहा हूं, शायद आज ही आ जाए।
1494 पीडीलाइट, यहाँ पर करें खरीदारी। ये है वागले साहब की तरफ से राय तेजी की तरफ पीडीलाइट में। जैन साहब गुड मॉर्निंग सर, बताएं आप क्या खरीदेंगे? हाँ बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज तो पॉजिटिव न्यूज की बाहर आई हुई है और साथ में बट यही कहूंगा, क्वेश्चन भी साथ में डालना चाहूंगा कि बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज जब रहती है तो ओवर एक्सुबरेंट होके बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग में नहीं जाए। हो सकता है कई स्टॉक्स बहुत ऊपर भी खुले, बट यस आज एक बहुत बड़ी जो अच्छी न्यूज कल रात को देखिए, ये भी वीकेंड तो बहुत ही अच्छा था और शुक्र था कि वो फ्राइडे था, थैंक्स गॉड इट वाज फ्राइडे एंड इट वाज क्लोज्ड, और महात्मा गांधी जी का जयंती था और उस दिन इतनी वॉलेटिलिटी से बचे। बट इस वीकेंड पे रिलायंस और टीसीएस ने बहुत बड़े बड़े कुछ अनाउंसमेंट्स किए और टीसीएस कल रात को देखिए, कल शाम को इन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो है बायबैक का। और मैंने इनफैक्ट इमीडिएटली जैसे पढ़ा तो एक ट्वीट भी किया था कि ये सारे अब आईटी कंपनीज अब इस पे आ जाएंगे कि भाई अब होड़ लग जाएगी कि इन्फोसिस, टीसीएस बाईबैक के लिए अब आएंगे। और हमेशा इनमें बहुत अच्छा पैसा बना, मुझे याद है 2-2 लाख रुपए लगा के 15-20 हजार लोग बनाए हैं। तो इसीलिए 1 महीना 1.5 महीना फंसता पैसा, बट बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो बिल्कुल टीसीएस में बाइंग करें, हो सकता है विप्रो में भी बाइंग की जा सकती है इसको लेकर, इन्फोसिस में भी की जा सकती है। एक साथ में और कैविएट है कि वीकली इस वीक में विप्रो के सब इसी आगे 1-2 हफ्ते में सबके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। और मुझे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बहुत दम लगता है। थर्सडे फ्राइडे के दिन पॉजिटिव न्यूज भी थी इनके लिए, तो मुझे लगता है गैस प्राइसेस को लेकर तो आरसीएफ है वो एक स्टॉक को देख सकता है, जीएनएफसी है। और फिर एक अभी जो बहुत बढ़िया जो सेगमेंट लगा मुझे वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। एमएफआई इज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड सेगमेंट था, और जैसे जैसे चीजें ठीक हो रही है, जैसे ही कोरोना केसेस नीचे आएंगे और जो कलेक्शन का रेशियो इनका इतना बढ़िया हो रहा है, तो मुझे लगता है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटी एमएफआईज इन इंडिया। और बहुत अच्छा लगा अनिल जी, आपको याद है कि ये स्टॉक मैं काफी बार से रेकमेंड कर रहा हूँ और ये लेवल्स पे भी स्टॉक को लिया जा सकता है। लेकिन जैन साहब ये तेजी आती है, आपके पास में बहुत पैसे आ जाते हैं, बहुत सारे स्टॉक खरीदते हो, मंदी में तो आप एक भी लेते नहीं, बोलते थोड़ा मुंह माहौल ठीक होने तो उस समय क्या बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है? बहुत सही पूछा अनिल जी, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करने की राय उनको तो रहती है, और जिनको नए कई लोग आते हैं, कई लोग साइडलाइंस में पैसे लेके बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए होता है। बाकी ये सारे स्टॉक्स देखिए पहले आगे पीछे रेकमेंड किया हुआ रहता है, क्योंकि चैनल पे आते हैं काफी बार। तो टीसीएस है, जैसे जीएनएफसी है, आरसीएफ है, ये सब रेकमेंड किया हुआ है। और क्रेडिट एक्सेस जिन्होंने ले रखा वो लेके रख सकते हैं। सो बात सही है आपकी, तेजी रहती है। और इनफैक्ट देखिए अनिल जी, मैं तो 10,800-900 एक अच्छा लेवल है जहां पे सपोर्ट ले लिया मार्केट ने। बस अब एक ही नेगेटिव न्यूज है जो है ट्रम्प साहब की, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोरोना ठीक हो जाता है। 3-4 दिन में मेरे भी कोरोना हुआ है, 1.5-2 महीने लगे हैं, फटीग रहता है, बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। अब पता नहीं उनको कौन सी स्टेरॉइड्स दे रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन लेवल्स भी डाउन हुआ था। मैं तो मेरे साथ की कंपेयर करता हूं कईयों के, तो थोड़ा सा इस चीज को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, ओवर बुलिश नहीं होना चाहिए। यू आर वेरी राइट अनिल जी इस क्वेश्चन को रेज करने। ऐसा वो ट्रम्प साहब है, उनको हो गया, वही बड़ी बात है। ठीक, तो देखो अब दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी हैं, उनके साथ क्या नहीं हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता पता नहीं, जो भी हो। लेकिन हाँ, हमारी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों, चुस्त दुरुस्त हों। चुनाव जीते हारें वो अपनी अलग बात है, लेकिन चुस्त दुरुस्त होना जरूरी है। और यही जो ट्रम्प साहब को कोरोना हुआ है, उस कोरोना होने के बाद अमेरिका के चुनावों पर क्या असर पड़ेगा, जो बाइडेन की लीड जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे क्या हमें सावधान रहना है, बाजारों पर इस पर क्या असर पड़ेगा, इन सब पर बातचीत करेंगे हम 9:40-45 पर। हमारे साथ अजय बग्गा साहब कार्यक्रम में शामिल होंगे, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और अमेरिकी बाजारों पर, अमेरिकी चुनावों पर गहरी और पैनी नजर रखने वाले बग्गा साहब। इनसे हम करेंगे बातचीत 9:45 पर, तो मिस मत कीजिएगा। बग्गा साहब का पूरा विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का आपके लिए 9:45 पर आज आने वाला है। ओके, तो इस पर हम करेंगे फोकस। आइए अब विश्वेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन द फ्राइडे फाइनेंशियल शेयर्स में बहुत अच्छा मोमेंटम था, उनका ओआई बहुत अच्छा बढ़ा था। इनफैक्ट एंड ऑफ द डे आप वॉल्यूम देखेंगे तो उसमें भी बहुत अच्छी बढ़ावत थी। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में भी फाइनेंशियल स्टॉक्स के अंदर ही मूवमेंट रहना चाहिए और कंटिन्यू रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली सेक्टर जिसने अपने स्विंग्स आए हैं बहुत अच्छे से मार्जिन से क्लियर किए हैं। तो एक स्टॉक मैंने फ्राइडे को भी रिकमेंड किया था और आज भी रिकमेंड करूंगा, और मेरे हिसाब से देखना होगा कि मार्केट कहाँ खुल रहा है, कैसा है, बट ओवरऑल मेरा जो व्यू है वो बुलिश है। तो स्टॉक का नाम है बजाज फिनसर्व, प्रीवियस क्लोज था 60
6086 के आसपास। मुझे लगता है अगर 6050 के आसपास मिलता है तो खरीदिए, या 6100 के ऊपर जाता है तो खरीदिए। 6000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, और अपसाइड में मुझे लगता है 6200 और 6300 ये दो टारगेट 1 से 2 दिन में एक्सपेक्ट से कर सकते हो। तो बजाज फिनसर्व खरीदने की राय, 6000 का स्टॉप लॉस, अपसाइड 6200 6300 के टारगेट्स। ओके, तो बजाज फिनसर्व में करें खरीदारी, ये है राय विश्वेश जी की तरफ से। आइए, ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज खरीदारी के मौके बनेंगे। टीसीएस, वागले साहब जरा चार्ट देखिए। 7 अक्टूबर को बायबैक पर बोर्ड बैठक है, नतीजे भी साथ में आएंगे। बायबैक के दम पर आज कितना खुलेगा टीसीएस, और कितना खुले तो लें, और क्या टारगेट रखें? अनिल जी, इसका एक स्विंग हाई है लगभग 25,2555। मेरे हिसाब से उसके आसपास ही खुलना चाहिए, जो 31 रुपए ऊपर है। और यहाँ से भी एक मुझे 51 रुपए की मूव ऊपर में लगती है, 2600 के पास जाना चाहिए। उससे बहुत ज्यादा ऊपर खुले तो लेने का मतलब नहीं बनता है। ओके, तो ये है क्या लेवल बताए, किसके ऊपर जाए खुले तो नहीं लेना चाहिए? एक मिनट वापस बोलिए। 2555 के आसपास मेरे हिसाब से खुलना चाहिए, और मेरा टारगेट मैं 50 रुपए के लिए प्ले करूंगा। 2% की मूव मुझे तभी भी दिख रही है। एक 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस, 40-50 रुपए का टारगेट, लेकिन सीधा 2600 के आसपास खुल गया तो लेना नहीं चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। ओके, जैन साहब, ये भारत फोर्ज, जीएनए एक्सेल और आरके फोर्जिंग, इन 3 शेयरों पर राय लीजिए। नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 सितंबर की बिक्री के आंकड़े, ट्रक की वो बिक्री के आंकड़े जो आते हैं अमेरिका से, वो अक्टूबर 2018 के बाद के हाईएस्ट आंकड़े आए हैं। महीने दर महीने 55% की ग्रोथ है, साल दर साल 160% की ग्रोथ है। इनमें से क्या पसंद है, कुछ अगर खरीदना चाहते हैं आप तो? बिल्कुल, देखिए ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स पे मैंने इस वीकेंड पे भी काफी रिसर्च की थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा, अब इसमें क्या है कि बहुत एग्रेसिवली रिसर्च इसलिए करना है कि यहाँ पे वैल्यू दिखती है, अभी भी बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं आया। अब इन तीनों कंपनियों में अगर बात करें तो मैं भारत फोर्ज की बात करूंगा, क्योंकि भारत फोर्ज समहाउ एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, और पेडिग्री अच्छी है, बड़ा ग्रुप है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बैलेंस शीट्स है बाकी आरके फोर्जिंग में मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगती है, और दूसरा जीएनए एक्सेल्स भी देखा जा सकता है, बट फिर भी भारत फोर्ज के साथ जाने में मेरा ज्यादा कंफर्ट आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यही रहेगा। और बहुत जब भी टूटा है तो वो 2018 से देखिए एक अंडर परफॉर्मर है, बिकॉज ऑफ क्लास 8 के परफॉर्मेंस की वजह से ही। तो ये अगर पॉजिटिविटी यहाँ आती है तो सर्टेनली स्टॉक में भी पॉजिटिविटी और बनेगी। सो भारत फोर्ज एक स्टॉक है जिसको बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है, या बाय ऑन डिक्लाइंस। बट ओवरऑल मैं और भी दूसरे स्टॉक्स है जिनमें मैं फोर्जिंग्स के अलावा अगर दूसरे ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स पे अगर बात होगी तो जरूर से जिक्र करेंगे उन स्टॉक्स का। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज, ये एक बेहतर स्टॉक हो सकता है। रिलायंस, यहां पर भी 3 बड़े इन्वेस्टर और वीकेंड पर आए हैं। रिलायंस रिटेल के कारोबार में एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर्स आते हुए दिख रहे हैं। बंसल जी, क्या इंडेक्स को मजबूती देने का काम आज रिलायंस कर सकता है? यदि हाँ तो कितना बढ़ेगा, क्या करना है? देखिए अनिल जी, काफी दिनों से ये स्टॉक मेरे और कुणाल जी के रडार पर है। स्टॉक करेक्टिव मोड पे चल रहा है, तो अनिल जी देखना ये है कि लेवल्स, जिस तरह से प्राइवेट न्यूज, अच्छी न्यूज आ रही है, 2225 2225 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो 2261 2262 2261 2262 इसका एक क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर जब निकलेगा तब इसके अंदर फायरवर्क्स मैजिक देखने को मिलेंगे। तो अनिल जी पहले ही वो कपड़ा रख के, जैसे सीट बुक होती है ना, रुमाल रख के ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, तो 2262 के ऊपर मेरी और कुणाल जी की अनिल जी पहले से ही बाय कॉल ट्रिगर हो जाएगी। 2262 के ऊपर अगर 2 मिनट सस्टेन करता है तो हमारी खरीदारी की राय है 2300 से लेकर 2325 के टारगेट के लिए। ओके, ठीक है। 2265 के ऊपर निकला तो कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से इसे ट्रिगर माना जाए खरीदारी करने के लिहाज से। आइए, खरीदारी या बिकौली करने के लिहाज से एक और दमदार पिक आ रही है। सुमित बगड़िया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताइए सर क्या करना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, खरीदारी करनी है, तेजी करनी है। स्टॉक का नाम है चोला फाइनेंस। पिक ऑफ द डे के तौर पे चोला फाइनेंस स्टॉक चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम बढ़ना चाहिए। 255 257 के आसपास स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 247 248 का सपोर्ट है, और ऊपर में चोला फाइनेंस में ऐसा लगता है कि एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, जिसमें 270 रुपए से लेकर 280 रुपए तक का अपसाइड मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो पिक ऑफ द डे के तौर पे चोला फाइनेंस के अंदर लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी है। ओके,
विश्वेश जी गुड मॉर्निंग। हीरो मोटोकॉर्प, इसके ऊपर राय दीजिए। 17% इनकी बिक्री के आंकड़े बढ़कर आए हैं और 2020 के हाईएस्ट बिक्री के आंकड़े आए हैं, मंथली सेल्स नंबर। बताइए सर, क्या करना है? अनिल जी देखिए, हीरो मोटर कॉर्प ने एक बहुत अच्छी चीज लास्ट वीक की है। ऑलमोस्ट 5 वीक के फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ 3100 के बाद में लास्ट वीक 3160 का क्लोज दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है हीरो मोटर कॉर्प के अंदर ब्रेकआउट है, और जब तक 3100 के ऊपर स्टेबल रहता है, मुझे लगता है 33 और 3350 ये दो टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 3100 के क्लोजर मिले तो एंट्री बेटर रहेगा। इवेंचुअल स्टॉप लॉस आपको रखना है 3050 का, और अपसाइड में मुझे लगता है 3350 तक जाना चाहिए। अरे विश्वेश जी, मुझे आपसे एक शिकायत है। मैंने आपको गुड मॉर्निंग करके सवाल पूछा, हीरो मोटर, गुड मॉर्निंग विश्वेश जी, हीरो मोटर पर आए थे, आपने मेरे गुड मॉर्निंग का जवाब ही नहीं दिया। अनिल जी गुड मॉर्निंग तो डेफिनेटली रहा है, और आपने कह दिया तो मेरी ओर से गुड मॉर्निंग ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। लेकिन सर सुप्रभात, आप मेरी ओर से आप सबको। अच्छा, लेकिन वापस आपका जवाब नहीं देने की वजह भी मैं समझ गया कि मैं पहले जब आपसे पिक ऑफ द डे ले रहा था तब मैंने आपसे गुड मॉर्निंग किया था, आपने गुड मॉर्निंग भी कर दिया। लेकिन आपने ना वो स्कूल में देखा होगा जैन साहब, आमतौर पर जब ऐसा होता है ना, जब टीचर क्लास में आती है फिर वो बोलते हैं बच्चों गुड मॉर्निंग, फिर वो गुड मॉर्निंग बच्चे बोलते हैं, तो बच्चों की आवाज़ अगर धीमे से आती तो फिर टीचर वापस से बोले गुड मॉर्निंग, जोर से बोलते हैं, फिर थोड़ी जोर से आवाज़ आती, फिर तीसरी बार एकदम जोर लगा के, तो बच्चों को समझ में आता है कि जब तक पूरे जोश से गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे तब तक ये बुलवाते रहेंगे। विशेष जी समझ तो गए होंगे आप। तो अगली बार आपकी गुड मॉर्निंग थोड़ी जोश के साथ आएगी, ये मैं सोच के चल रहा हूँ। आइए कुछ और स्टॉक जो बड़े दमदार एक्शन में आज रहने वाले हैं, उनमें से एक है ITI। वैसे तो ये ऑर्डर की खबर हमने सबसे पहले ब्रेक की थी और ये बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। सुमित जी इसके चार्ट देखिए, 7,796 करोड़ का ऑर्डर है जो फाइनली अलॉट हो चुका है। सेंटिमेंट के लिहाज से पॉजिटिव है, नई खबर नहीं है लेकिन हो चुका है पहले। बताइए स्टॉक पर क्या दिख रहा है आपको? स्टॉक अनिल जी चार्ट्स के ऊपर अच्छा ही दिख रहा है। ITI के अंदर पिछले कई हफ्तों से तेजी देखने के बाद ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक यहां से ऊपर का मूव भी दिखाना चाहिए। 130 इमीडिएट टारगेट होंगे। 130 का लेवल ब्रेक होने पे 140 से 142 रुपए तक का लेवल ITI के अंदर आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी है वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करें। 120 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के फ्रेश खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, जिसमें 130 का पहला टारगेट बनेगा, फिर 140 से 142 तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। वेदांता, डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट करना है नहीं करना है, करना तो क्या प्राइस में करना है, जैन साहब बताइए। देखिए डीलिस्टिंग में अभी तो पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि और भी प्राइस ऊपर की आएगी, वैल्यू है। और देखिए आपका मैंने एनालिसिस सुना सुबह, तो वापस से उसको अब रिपीट करने की वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रोमोटर्स को भी वैल्यू दिख रही है और इतने सस्ते में देंगे नहीं, बुक वैल्यू से अभी भी नीचे चल रहा है। सो जिन्होंने ले रखा वो बिल्कुल होल्ड करके रखे, और जिन्हें लेना है वो भी ले सकते हो। और इसमें तो हम लोगों ने बहुत दिनों से एक वो स्ट्रैटेजी बनाई रखी है कि पुट बेच के काम करते रहिए। 120 का 130 का पुट बेचिए, हालांकि रिस्की स्ट्रैटेजीज होती है अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए, बट हमेशा ये प्रीमियम खाने की कोशिश करें। सो आई बिलीव कि पार्टिसिपेट इतनी जल्दी और इतनी इजीली, क्योंकि ये डीलिस्टिंग ही होती है जब प्रोमोटर एक तरीके से उसमें आता है। लिस्टिंग के बाद तो हमेशा प्रोमोटर का हमेशा वो ऊपर रहता है कहीं ना कहीं, बट ये डीलिस्टिंग है जहां पे सारे शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स सब लोग अपनी अपनी पूरी निकालते हैं। सो आई डोंट थिंक इट विल बी दैट इजी टू गेट डीलिस्टेड एट दीज लेवल्स। वागले साहब जरा IGL के चार्ट्स देखिए। CNG PNG के दाम दिल्ली में घटे हैं, माफ कीजिएगा, 1 रुपये 53 पैसे, और नोएडा में थोड़े से ज्यादा, नोएडा गाजियाबाद वगैरह में। तो चूंकि आपको तो पता ही गैस के दाम घटे तो इन्हें घटाने ही पड़े हैं। तो क्या IGL के चार्ट्स में कुछ नेगेटिव है या बाजार के अच्छे मूड में ये सब दिमाग ना लगाएं? अनिल जी IGL के चार्ट साइडवेज है और ये काफी गिरा है 420 430 के हाई से पिछले 2 हफ्ते की पहले से। अभी ये 385 के आसपास है और 396 398 के आसपास है। 385 में इसका एक बॉटम है ऐसा मुझे लगता है, तो मुझे नहीं लगता ये 385 ब्रेक करेगा। यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए रादर देन सेलिंग। ओके, खरीदारी करें, नीचे में मौका मिले तो लीजिए, बेचिए मत, ये ठीक रहेगा। अच्छा, इसी के साथ आइशर मोटर्स, जरा कुणाल जी इसके भी चार्ट्स देख लीजिए। आइशर मोटर्स बिक्री के आंकड़े ठीक है, मतलब बहुत अच्छे भी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं। रॉयल एनफील्ड, बताइए क्या करना है।
अनिल जी देखिए चार्ट भी ठीक ही है, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब, और चार्ट पर अनिल जी एक रेजिस्टेंस दिखाई देती है 2264 रुपए की। मुझे लगता है कि जब वो पार होगी तब एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा, और वैसे ही स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन 2264 के ऊपर ही अब नई खरीद करनी चाहिए। जिनके पास पोजीशन है उन्हें 2150 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, 2150 के स्टॉप लॉस को के साथ होल्ड करें, ये ज्यादा बढ़िया है।